नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, मौत से टक्कर पार्ट 2। अर्दली ने कहा, माफ़ी चाहता हूं सर, दरअसल कोई साहब इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। यह रहा उनका कार्ड। कर्नल श्याम ने कार्ड पर दृष्टि घुमाई और बोला, ओह कर्नल मुखर्जी, सुनो, उन्हें अंदर भेज दो। अर्दली के जाने के बाद कर्नल श्याम ने कहा, जरूर कोई विशेष बात लगती है। खैर फिलहाल आप लोग जाइए, आपसे फिर बातें होंगी। ऑफिसरों के जाने के कुछ ही क्षणोपरांत कर्नल मुखर्जी ने भीतर प्रवेश किया और बोले, हेलो। कर्नल श्याम ने कहा, बैठिए और बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कर्नल मुखर्जी बोले, बैठने का समय नहीं है कर्नल, मैं राम और प्रोफेसर भास्कर को लेने आया हूँ। कहाँ हैं वे दोनों? कर्नल श्याम ने कहा, सॉरी कर्नल, वे दोनों एक महत्वपूर्ण मामले में हमारी कस्टडी में हैं और उनसे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। कर्नल मुखर्जी ने कहा, जानता हूँ, इसलिए तो उच्च अधिकारियों से उनकी रिहाई के लिए आवश्यक कागजात भी लेता आया हूँ। लीजिए देखिए। चीफ मुखर्जी द्वारा दिए गए कागजातों का निरीक्षण करने के पश्चात कर्नल श्याम ने कहा, ठीक है कर्नल, यदि उच्च अधिकारियों का यही ऑर्डर है तो भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। चीफ मुखर्जी बोले, धन्यवाद कर्नल, आपसे एक प्रार्थना भी है कि मेरी असलियत और राम व प्रोफेसर भास्कर द्वारा दी गई जानकारी का किसी को भी पता नहीं चलने पाए। कर्नल श्याम ने कहा, ठीक है, इस संबंध में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। कर्नल मुखर्जी बोले, गुड, तो कृपया उन दोनों को यहाँ बुलवा दीजिए। शीघ्र ही चीफ मुखर्जी को देखकर राम बोला, अरे अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। चीफ मुखर्जी ने कहा, बरखुरदार, फिलहाल चुप ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। कर्नल मुखर्जी ने कर्नल श्याम से कहा, अच्छा कर्नल, अब मुझे आज्ञा दीजिए। वैसे विश्वास रखिए, इस पूरे कांड की छानबीन अब मैं स्वयं करूंगा। कर्नल श्याम ने कहा, मुझे विश्वास है कर्नल। फिर चीफ मुखर्जी प्रोफेसर भास्कर और राम को लेकर वहां से चल दिए। कर्नल श्याम ने सोचा, एक जबरदस्त कामयाबी हाथ लगते लगते रह गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि उच्च अधिकारियों ने सब कुछ जानते बूझते भी राम और प्रोफेसर भास्कर की रिहाई के ऑर्डर कैसे दे दिए। तभी एक दूसरी कार वहां आ पहुंची। कर्नल श्याम ने सोचा, अरे अब कौन आ रहा है। कार निकट आकर रुकी और उसमें से कर्नल राघव उतरे। कर्नल श्याम शायद कर्नल राघव से भली भांति परिचित था और सोचने लगा, ओह कर्नल राघव, ये यहाँ कैसे? कर्नल श्याम ने कहा, हेलो राघव, तुम्हारे अचानक आने पर चकित हूँ। खैर पहले भीतर चलो, फिर बातें होंगी। हाँ भाई, अब कहो कि यह अचानक आगमन कैसे हुआ। कर्नल राघव ने कहा, मैं अपने बेटे राम के सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ श्याम। मुझे पता चला है कि इस समय वह तुम्हारी ही हिरासत में है। कर्नल श्याम ने कहा, क्या कहा? राम तुम्हारा बेटा है? कर्नल राघव बोले, हाँ भाई, कहाँ है वह? मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जिस गलतफहमी में तुमने उसे पकड़ा है वह वैसा नहीं है। उसने तो देश के लिए बहुत से महान कार्य अंजाम दिए हैं, जिसके कारण देश ने उसे बहुत से पद्म विभूषणों से अलंकृत किया है और मैं उसकी रिहाई के लिए गृह मंत्रालय से यह आदेश भी लाया हूँ। लो देखो। कर्नल श्याम ने कहा, नहीं नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि उसने यह सब बातें मुझसे क्यों छुपाई। तुम्हारे बेटे राम और रहीम का नाम तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन उनसे पहले कभी देखा नहीं था, अतः सोच भी नहीं सकता था कि वह तुम्हारा ही बेटा होगा। मैं तो उसे कोई ऐसा वैसा ही समझे हुआ था। उफ, यह मुझसे अनजाने में ही कैसा अनर्थ हो गया। मैंने तो उसका मुंह खुलवाने के लिए उसे काफ़ी यातना भी दी थी। कर्नल राघव ने कहा, यातना दी थी से तुम्हारा क्या मतलब है? कहाँ है वह? कर्नल श्याम बोले, उसे तो। कर्नल राघव ने कहा, बोलो बोलो, तुम अचानक चुप क्यों हो गए? कर्नल श्याम ने कहा, दरअसल बात यह है राघव कि राम और प्रोफेसर को सेना के रिटायर्ड ऑफिसर कर्नल एस मुखर्जी सरकारी आदेश पर तुम्हारे आने से कुछ ही देर पहले अपने साथ ले गए हैं। कर्नल राघव ने कहा, ओह। कर्नल मुखर्जी सोचने लगे, तो मिस्टर मुखर्जी मुझसे पहले ही यहाँ आ पहुँचे। समझ में नहीं आता कि वे राम और रहीम में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। अरे रहीम के बारे में तो मैं पूछना ही भूल गया। कर्नल राघव ने कहा, अच्छा श्याम, क्या तुम बता सकते हो कि मिस्टर मुखर्जी के साथ रहीम भी था या नहीं, या उसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी हो? कर्नल श्याम ने कहा, सॉरी राघव, रहीम के बारे में मुझे कुछ पता नहीं और ना ही वह मिस्टर मुखर्जी के साथ यहाँ आया था। कर्नल श्याम ने मिस्टर मुखर्जी द्वारा निर्देश दिए जाने के कारण जानबूझकर राघव को रहीम के बारे में नहीं बताया था। कर्नल राघव सोचने लगे, इसका मतलब यह हुआ कि परसों रात मिस्टर मुखर्जी की पार्टी से लौटकर राम ने मुझसे यह झूठ ही कहा था कि रहीम उनके यहाँ ही रुक गया है।
वरना इतनी बड़ी घटना को जानकर या तो वह मिस्टर मुखर्जी के साथ राम से मिलने जरूर आता अथवा घर वापस लौटता, और यह भी नामुमकिन है कि उसे इस घटना का पता न चला हो। खैर, अब तो राम से ही सारी सच्चाई मालूम करनी होगी। कर्नल श्याम ने कहा, तुमने मुझसे कुछ कहा? कर्नल राघव बोले, नहीं। अच्छा भाई, अब मुझे आज्ञा दो, फिर मिलेंगे। उधर बाल सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में पहुंचकर जब राम ने चीफ मुखर्जी को सारी कहानी सुनाई तो वह बोले, उफ, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने यह सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया। तुमसे प्रोफेसर को फ़ोन करने के साथ साथ ही मुझे भी इन सारी घटनाओं को सूचित करना चाहिए था। जानते हो, यदि मुझे अखबार द्वारा तुम्हारी गिरफ्तारी का पता न चलता तो तुम्हारे साथ साथ प्रोफेसर साहब की भी क्या दुर्गति होती। राम ने कहा, सॉरी अंकल। राम ने कहा, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी अंकल। खैर, मुझसे जो मूर्खता हुई सो हुई। फिलहाल आप हमारी चिंता छोड़ रहीम के विषय में सोचिए। न जाने इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। चीफ मुखर्जी ने कहा, क्या खाक सोचूं? तुम्हारी मूर्खता से ही उसकी जान खतरे में पड़ी है। प्रोफेसर भास्कर बोले, मेरे विचार से तर्क वितर्क करने से कोई उपाय नहीं निकलने वाला। हाँ, यदि हम कोशिश करें तो रहीम को जयकुला वासियों की गलतफहमी का शिकार होने से बचा सकते हैं। राम ने कहा, ओह, वह कैसे? प्रोफेसर भास्कर बोले, सुनिए, मैं काफ़ी समय से अंतरिक्ष की एक और यात्रा पर जाने के लिए एक अनोखा शक्ति संपन्न एवं हर प्रकार के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित यान बनाने में जुटा हुआ था। वैसे तो अब वह बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कुछ काम अभी शेष है। मुझे विश्वास है कि यदि मैं रात दिन उस पर मेहनत करूं, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के भीतर भीतर अंतरिक्ष में लंबी से लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। चीफ मुखर्जी ने कहा, ओह, यू आर ग्रेट प्रोफेसर। आप जल्द से जल्द उस शेष कार्य को भी निपटा लें। तब तक मैं उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके यह तय करता हूं कि आपके साथ जाने के लिए कौन कौन से व्यक्ति उपयुक्त रहेंगे। प्रोफेसर भास्कर ने कहा, ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अभी जाकर अपने कार्य में जुट जाना चाहता हूँ। चीफ मुखर्जी बोले, जाइए, ईश्वर आपको जल्द से जल्द सफलता प्रदान करे, लेकिन यान के तैयार होते ही सूचित करना ना भूलिएगा। प्रोफेसर के जाने के बाद चीफ मुखर्जी ने कहा, राम, अब तुम भी घर जाओ। तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। कोई विशेष बात हो तो मुझे सूचित करना। राम ने कहा, ओके चीफ अंकल, बाय बाय। जब राम अपने घर पहुंचा तो कर्नल राघव ने कहा, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा राम कि तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो, लेकिन यह जरूर पूछूंगा कि रहीम कहाँ है। राम बोला, वो डैडी। कर्नल राघव ने कहा, मुझे विश्वास है बेटे कि तुम इस बार झूठ और किसी बहाने का सहारा नहीं लोगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रहीम तुम्हारे मुखर्जी अंकल के यहाँ नहीं है, वरना वह उनके साथ सैनिक छावनी अवश्य जाता। राम सोचने लगा, ओह, लगता है डैडी को सब कुछ मालूम हो गया है। अब उन्हें असलियत बताने के अलावा और कोई चारा नहीं। और राम द्वारा सारी कहानी बताने पर कर्नल राघव ने शायद जिंदगी में पहली बार अपने इकलौते बेटे राम पर हाथ उठाया और बोले, खामोश मूर्ख, तुम्हारी थोड़ी सी बेवकूफ़ी से नाहक ही रहीम के प्राण संकट में पड़ गए। यदि तुम यह सब कुछ मुझे पहले ही बता देते तो ना रहीम की जान ही खतरे में पड़ती और ना ही जयकुला वासियों के साथ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने कमरे में, और ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना अब तुम अपने कमरे से कदम भी बाहर नहीं निकालोगे। राधा, जो कि रहीम को राम से भी ज़्यादा प्यार करती थी, फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, हाय, अब क्या होगा स्वामी? कहाँ से लाऊंगी अपने बेटे रहीम को? आह, न जाने उस बेचारे पर इस समय क्या बीत रही होगी। कहीं वे लोग उसे मार ही न डालें। कर्नल राघव ने कहा, धीरज रखो राधा, रहीम को कुछ नहीं होगा। ईश्वर अवश्य उस मासूम बेगुनाह की रक्षा करेगा। इधर अपने कमरे में पहुंचकर राम भी बिस्तर पर फूट फूट कर रो पड़ा और सोचने लगा, आह, मेरी वजह से ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़े हैं रहीम भैया। सच रहीम, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अपने हाथों ही अपनी बोटी बोटी नोच डालूंगा। जबकि उधर दूर आकाश गंगा में कमांडर जोरो ने कहा, हम अपने ग्रह के निकट पहुंच चुके हैं मिस्टर रहीम। वह जो सितारा तुम देख रहे हो वही हमारा ग्रह जयकुला है। रहीम बोला, वाह, अति सुंदर लग रहा है। कमांडर जोरो ने कहा, और वह है वारटॉम ग्रह, हमारा दुश्मन देश। आजकल हम इन्हीं के कारण परेशान हैं। अपने सम्राट के आदेश पर इन्हीं से निपटने के लिए हम तुम्हारी पृथ्वी पर प्रोफेसर भास्कर से मदद मांगने गए थे, लेकिन बदकिस्मती से हमें असफल लौटना पड़ा। रहीम बोला, अच्छा,
क्या आप बता सकते हैं कि हम और कितनी देर में आपके ग्रह पर लैंड करेंगे? कमांडर जोरो ने कहा, आपकी पृथ्वी के समय के अनुसार लगभग 13 या 14 मिनट में। तभी मिस्टर हम्फी बोले, कमांडर वह देखिए। कमांडर जोरो ने कहा, ओह ये तो वारटॉम सीमा रक्षक लड़ाकू यान है, गजब हो गया। ये वास्तव में वारटॉम के शक्तिशाली लड़ाकू यान थे जिन्होंने पलक झपकते ही जैकुला यान को अपने घेरे में ले लिया था। कमांडर जोरो ने कहा, उफ अब तो भगवान ही रक्षक है वारटॉम के एक यान के भीतर। यान चालक ने कहा, कैप्टन हिंक जैकुला यान हमारे निशाने की जद में है, क्या उसे नष्ट कर दिया जाए? कैप्टन हिंक ने कहा, नहीं, उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दो। महामहिम का आदेश है कि उनके अन्य ग्रह से वापस लौटने पर उन्हें जिंदा ही पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए, ताकि यह मालूम हो सके कि वे किस ग्रह पर गए थे और वहां से किस प्रकार की मदद लेकर आ रहे हैं। यान चालक ने कहा, हेलो जैकुला वासियों, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? सुनो, मैं तुम लोगों से संबंधित हूँ। तुम लोगों का यान इस समय हमारी मार की जद में है, अतः तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम सभी को तुम्हारे यान समेत नष्ट कर दिया जाएगा। जैकुला यान में मिस्टर हम्फी ने कहा, कमांडर वे हमें आत्मसमर्पण करने की धमकी दे रहे हैं। कमांडर जोरो बोला, ओह मजबूरी है, आत्मसमर्पण करना ही होगा। यदि बात केवल हम लोगों की जिंदगी की होती तो शायद। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।